हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक्स जो कि 10th क्लास में हैं। उस 10th क्लास के टॉपिक में हमने जो पिछले वीडियो था उसमें डिस्कशन कर लिया था कि मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। और मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र में हमने देखा था कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो 2 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला भाग है वो कौन सा, आहारनाल, और सेकंड भाग है कौन सा, सहायक पाचन ग्रंथियाँ। तो आहारनाल एवं सहायक पाचन ग्रंथियों से मिलकर के मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। और उसमें हमने सबसे पहले देखा था आहारनाल के बारे में, और उसमें हमने देखा था कि मनुष्य के अंदर एक लंबी कुंडलित पेशीय नलिकानुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आहारनाल कहते हैं। और आहारनाल की लंबाई होती है वह 8 से 10 मीटर होती है, जो कि मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। फिर उसके बाद हम देखा था आहारनाल के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो आहारनाल होती है उसके द्वारा भोज्य पदार्थों को सरलीकृत करके पचाना, पहला कार्य हमने देखा था। सेकंड कार्य पाचित भोजन होगा उसका अवशोषण करना, और थर्ड कार्य हमने देखा था अपाचित भोज्य पदार्थ होते हैं उसको मुख से गुदा तक पहुंचाना, तथा विभिन्न एंजाइमों का जो स्त्रावण है वो करना किसका कार्य होता है, आहारनाल के कार्य होते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे कि आहारनाल की संरचना और कार्य कौन कौन से होते हैं। अब उसके बाद में आहारनाल के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी हमारे पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो उसमें मुख एवं मुख हुआ होता है, ग्रसनी, ग्रासनाल या जिसे ग्रसिका कहते हैं, फिर आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये भाग मिलकर के और आहारनाल का निर्माण करते हैं। सबसे पहला भाग है वो आज हम पढ़ेंगे, और पहला भाग कौन सा, मुख एवं आपको ध्यान रखना है मुख गुहा। तो पहला भाग होगा वो कौन सा होगा, मुख एवं मुख गुहा होता है, उस बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अंदर क्या उपस्थित होता है, एक दरार नुमा भाग उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लिट या दरार उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहेंगे, मुख या माउथ कहा जाता है। तो मुख के बारे में आप क्या ध्यान देंगे, तो एक आहारनाल का अग्रभाग, आहारनाल का अग्रभाग है, किस प्रकार का भाग है, अग्रभाग जो बाहर की ओर खुलता है, जो बाहर की ओर खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, बाहर की ओर खुलता है उसे हम क्या कहेंगे, मुख कहा जाता है। तो आहारनाल का अग्रभाग जो बाहर की ओर खुलता है क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। मुख होता है यह 2 ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है। मुख होगा वो 2 किससे घिरा हुआ रहता है, ओठों से घिरा हुआ रहता है। तो मुख होगा वह आपको ध्यान रखना 2 होठों से घिरा हुआ रहता है। तो यह मुख 2 होठों से घिरा होता है, मुख 2 होठों से घिरा होता है। और होठों का कार्य क्या होता है, ओष्ठ होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओष्ठ होते हैं वो मुख को बंद करने एवं खुलने में सहायक होते हैं, तथा भोजन को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो आप ध्यान देंगे आहारनाल का अग्रभाग जो बाहर की ओर खुलता है मुख कहलाता है, एक दरारनुमा छिद्र होता है और जो कि ऊपरी एवं निचले होठों से घिरा हुआ रहता है। होठ होते हैं इनके द्वारा आपको ध्यान रखना क्या कार्य किया जाता है, तो ये भोजन को पकड़ने एवं आपको ध्यान रखना है मुख को खोलने और बंद करने में सहायक होते हैं। तो मुख को खोलने एवं बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में कौन से भाग सहायक होते हैं, ओट्स होते हैं, ये सहायक होते हैं। अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है मुख होगा वो किस में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। तो मुख होगा वो पीछे की ओर किस में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख होगा वो पीछे की ओर किस में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। तो ये भाग होगा पीछे की ओर, वो कौन सा भाग होता है, मुख के पीछे का भाग होगा वह कौन सा भाग है, मुख गुहा है। तो ये हमें भाग दिखाई दे रहे हैं और उस भाग को हम क्या कहेंगे, मुख गुहा या बकल कैविटी कहा जाता है। मुख गुहा या बकल कैविटी होती है, यह एक कटोरे नुमा संरचना है, यह एक कटोरे नुमा संरचना है। किस प्रकार की संरचना है, तो आप ध्यान देंगे यह कटोरे नुमा संरचना है। तो मुख गुहा होगी वह किस प्रकार की संरचना है, एक कटोरे नुमा संरचना है जिसमें 3 मुख्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं। एक आपको ध्यान रखना है जो कि तालु उपस्थित होती हैं, तालु या पैलेटाई। दूसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है वो इसमें उपस्थित होती है जिह्वा, और तीसरी संरचना उपस्थित होती है दांत। तो जिसमें 3 मुख्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं, एक कौन सी ध्यान रखनी है हमें, तालु, दूसरी कौन सी ध्यान रखनी, जिह्वा, और तीसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है दांत। ये 3 मुख्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं। सबसे पहले ध्यान दें
तो तालु, और उस बारे में आप ध्यान देंगे तो यह जो है वो कोमल तालु एवं कठोर तालु से बनी होती है। जो तालु का अग्रभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड प्लेट या कठोर तालु कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हार्ड प्लेट या कठोर तालु कहा जाता है। तो तालु का अग्रभाग कठोर तालु तथा पक्ष भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पक्ष भाग होगा जिसे हम कोमल तालु के नाम से जानते हैं। तो ये पक्ष भाग है उसे हम क्या कहेंगे, कोमल तालु कहा जाता है। तो अग्रभाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, कठोर तालु तथा पक्ष भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोमल तालु या सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है। तो कोमल तालु या कौन सा भाग हो जाएगा, सॉफ्ट तालु होता है। और इस सॉफ्ट तालु होता है उसका पीछे का भाग होता है वह एक उभार नुमा अंगुली सदृश संरचना नुमा नीचे की ओर लटका हुआ रहता है। आप मुंह खोल के देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि जो तालु होता है उसका पीछे का भाग होता है वह एक अंगुली समान उभार के रूप में नीचे की ओर लटकती हुई संरचना दिखाई देती है। और इस लटकती हुई संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इस लटकती हुई संरचना को हम यूला कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोमल तालु होती है उसका पीछे का भाग होता है वो अंगुली समान संरचना के रूप में मुख गुहा में लटका हुआ रहता है जिसे हम यूला या विलम पैलेटाई कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूला कहा जाता है। और यूला होती हैं यह जब भोजन निगलते हैं उस निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों में भोजन जाने से अंदर की ओर जो नासा छिद्र खुलते हैं उसे हम आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। और उन आंतरिक नासा छिद्रों में भोजन को जाने से रोकने का कार्य करती है वो कौन सा भाग करती है, यूला करती है। तो पहला भाग हमने देख लिया, वो कौन सा देख लिया, तालु। और उसमें आप क्या ध्यान देंगे, तो मुख गुहा होती है, उस मुख गुहा का ऊपरी भाग होता है वह कठोर एवं कोमल तालु से बना होता है। मुख गुहा का ऊपरी भाग कठोर एवं कोमल तालु से बना होता है। कोमल तालु होती हैं वह पीछे की ओर एक अंगुली नुमा उभार के रूप में मुख गुहा में लटकी हुई रहती हैं और उस भाग को हम क्या कहते हैं, यूला कहा जाता है, जो कि आंतरिक नासा छिद्रों में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। तो ये पहला भाग हो गया कौन सा, तालु। अब उसके बाद में दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है और वो कौन सा ध्यान रखना, जिह्वा। तो मनुष्य के अंदर एक पेशीय मांसल जिह्वा होती है जो मुख गुहा के पृष्ठ फरस पर उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से ये भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, जिह्वा कहा जाता है, टंग कहा जाता है। और टंग होती है यह कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मुख गुहा होती हैं उस मुख गुहा के पृष्ठ भाग पर क्या उपस्थित होती है, जिह्वा उपस्थित होती है। तो सेकंड भाग हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, जिह्वा के बारे में या टंग के बारे में। तो आप ध्यान देंगे यह एक पेशीय मांसल संरचना है, यह एक पेशीय मांसल संरचना है, पेशीय मांसल संरचना है, मांसल संरचना है जो मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है, जो मुख गुहा के पृष्ठ फर्श पर उपस्थित होती है, मुख गुहा के फर्श पर उपस्थित होती है या मुख गुहा के जो अंदर का भाग होता है उस नीचे के भाग में फर्श पर उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, जिह्वा के बारे में, कि जिह्वा होती है मोटी मांसल पेशीय संरचना होती है जो कि मुख गुहा के फर्श पर उपस्थित होती हैं। और उसमें जिह्वा में आप ध्यान देंगे तो जिह्वा की जो संरचना होती है उसमें आप देखेंगे तो जिह्वा होती है वो अग्रभाग में स्वतंत्र होती है। यहाँ अग्रभाग है, यहाँ से तो क्या है, स्वतंत्र, जबकि पक्ष भाग में होता है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पक्ष भाग में यह फेनुलम लिंगुअल पेशियों से, यानी फेनुलम की जो लिंगुअल पेशियाँ होती हैं उन लिंगुअल पेशियों से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिह्वा का अग्रभाग कैसा होगा, स्वतंत्र होता है। तो जिह्वा का अग्रभाग कैसा होगा, अग्रभाग स्वतंत्र होता है। जिह्वा का अग्रभाग कैसा होगा, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। और पक्ष भाग होगा वह पक्ष भाग किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, पक्ष भाग फेनुलम की लिंगवी पेशियों से जुड़ा होता है, फेनुलम की लिंगवी पेशियों से जुड़ा हुआ रहता है। लिंगवी, फेनुलम की लिंगवी या लिंगुअल एक ही बात है, लिंगुअल पेशियों की सहायता से हायोइड उपकरण से जुड़ा हुआ रहता है। पेशियों की सहायता से, पीछे की बोन है उसे हम क्या कहते हैं, हायोइड उपकरण। तो इस प्रकार से की सहायता से हायोइड उपकरण से जुड़ा हुआ रहता है,
हाइड्रोइड उपकरण से जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ी रहती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, जीवा के बारे में। तो जीवा होती है ये पेशीय मांसल संरचनाएं जो मुख गुहा के फर्श पर है, अग्रभाग स्वतंत्र, पक्ष भाग पेंडुलम की लिंगवी पेशियों की सहायता से हाइड्रोइड उपकरण से जुड़ी रहती हैं। अब उसके बाद में देखिए जीवा की जो संरचना होती है उसमें आप देखेंगे तो जीवा की संरचना होती है वह इस प्रकार की होती है, और जो संरचना होगी उसमें आप देखेंगे तो इस पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे उभार पाए जाते हैं, और ये उभार होते हैं इस प्रकार से, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं जीवा पर, और इन उभारों को हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहेंगे। तो इस प्रकार से इस पर उभार पाए जाएंगे, उभारों को हम क्या कहते हैं, अंकुर या पेपिला कहा जाता है, अंकुर या क्या कहेंगे, पेपिला कहा जाता है। और ये अंकुर या पेपिला होते हैं, उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम अंकुर या पेपिला कहेंगे, और जिन पर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ पर कौन सी कलिकाएं उपस्थित होगी, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो जिन पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं, ये स्वाद कलिकाएं होती हैं वह स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो अग्रभाग होता है, ये जीव का जो अग्रभाग है उसके माध्यम से हमें कौन से स्वाद का ज्ञान होता है, तो आप ध्यान देंगे अग्रभाग से मीठा स्वाद का ज्ञान होता है। जो मीठा स्वाद होगा उसका ज्ञान किस भाग से होता है, अग्रभाग से होता है। उसके बाद में देखिए जो पीछे का भाग होता है जो उस भाग से हमें कड़वा स्वाद का ज्ञान होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे पक्ष भाग से, और पक्ष भाग से आपको कौन से स्वाद का अनुभव होता है, तो कड़वा स्वाद होता है वो पक्ष भाग से अनुभव होता है। तथा आप देखेंगे कि पार्श्व भाग होते हैं, उन पार्श्व भागों से, जो पार्श्व भाग होगा उस पार्श्व भागों से, पार्श्व से आप देखेंगे तो खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। जो खट्टा स्वाद होता है वो किससे अनुभव होता है, पार्श्व भाग से होता है। जबकि इसके मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग से आप देखेंगे तो मध्य भाग होता है, वहाँ से कौन से स्वाद का अनुभव होता है, तो नमकीन। तो मध्य भाग होगा, उससे मध्य भाग से कौन से स्वाद का अनुभव होता है, नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, और जो हमें किसका ज्ञान करवाती है, स्वाद का ज्ञान करवाती है, जिसमें अग्रभाग से मीठा और पक्ष भाग से कड़वा, मध्य भाग से नमकीन तथा पार्श्व भाग से खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। अब ध्यान दीजिए जीवा होती है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए पहला तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्वाद का ज्ञान करवाना, यानी स्वाद का ज्ञान है वो किसके द्वारा होता है, तो जीवा के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि भोजन के अंदर जो लार होती है उसको मिश्रित करना, भोजन में लार को मिश्रित करना एवं मुख गुहा में भोजन को घुमाने का कार्य है, भोजन में लार को मिश्रित करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, लार को मिश्रित करने का कार्य है, मिश्रित करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, जीवा के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जीवा होती है वह बोलने में सहायक होती है, यानी हमारी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह वाक कंठ से, जो कंठ भाग होता है उसमें वाक तंतुओं से ध्वनि उत्पन्न होगी, और उस ध्वनि को सुर या ताल होता है वह कौन प्रदान करता है, जीवा। अलग अलग जगह पर हम जीवा को स्पर्श करते हैं और अलग अलग स्पर्श करने के फलस्वरूप अलग अलग ध्वनि निकलती है, अलग अलग आवाज़ निकलती है। तो इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करने में भी कौन सहायक होता है, जीवा होती है, यह सहायक होती है। अब उसके बाद में देखिए जीवा के बाद में अगला भाग है वो कौन सा है, तीसरी संरचना उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहेंगे, दांत कहा जाता है। तो मुख गुहा में जो तीसरी संरचना उपस्थित होगी वह दांत उपस्थित होते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम तीसरी संरचना देखेंगे, और वो तीसरी संरचना कौन सी उपस्थित होती है, दांत उपस्थित होते हैं। तो मुख गुहा में जो तीसरी संरचना उपस्थित होगी जिसे हम क्या कहेंगे, दांत कहा जाता है। देखो मनुष्य के अंदर ऊपरी जबड़ा होता है वह चल होता है, और निचला जबड़ा होता है वह चल प्रकार के, इन दोनों जबड़ों से मुख गुहा घिरी हुई रहती है। तो इस प्रकार से ऊपरी चल एवं निचले, ऊपरी अचल एवं निचले चल जबड़े से घिरे हुआ मुख गुहा होते हैं, एवं निचला जबड़ा होता है वह किस प्रकार का होता है, निचला जबड़ा होता है वह चल प्रकार का होता है। निचले चल जबड़े से मुख गुहा घिरी हुई रहती हैं, चल जबड़े से मुख गुहा घिरी हुई रहती हैं, मुख गुहा घिरी रहती हैं, मुख गुहा घिरी रहती है।
जिसमें क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जिसमें 16 दांत, ऊपरी जबड़े में भी 16 दांत, निचले जबड़े में भी क्या होते हैं, 16 दांत होते हैं। तो जिसमें दांत उपस्थित होते हैं, दांत पाए जाते हैं, जिसमें दांत उपस्थित होते हैं। और दांतों की संख्या कितनी होती है, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में वयस्क मनुष्य में होती है। तो उसमें क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को कुतरने एवं चबाने का कार्य करते हैं। जो किसका कार्य करेंगे, भोजन को कुतरने एवं चबाने का कार्य करते हैं, जो भोजन को कुतरने एवं चबाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से भोजन को कुतरने एवं चबाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो चबाने का कार्य है वो दांतों के द्वारा किया जाता है। तो कार्य किया जाता है किसके द्वारा, दांतों के द्वारा भोजन को कुतरने और चबाने का कार्य किया जाता है। अब उसके बाद में देखिए कि मनुष्य के अंदर दांत होते हैं, उन दांतों की 3 विशेषताएं होती हैं। तो मनुष्य के दांतों की निम्न 3 विशेषताएं होती हैं। मनुष्य के दांतों की निम्न विशेषताएं होती हैं, दांतों की निम्न विशेषताएं होती हैं, उस बारे में देखेंगे। 3 मुख्य विशेषताएं, उस बारे में आपको डिटेल से ध्यान रखना है। निम्न विशेषताएं होती हैं, पहली विशेषता होती है वह आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वह आपको ध्यान रखना है ग्रथदंती होते हैं। किस प्रकार के दांत होंगे, ग्रथदंती। दूसरी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वह द्विबार दंती होते हैं, 2 बार आते हैं, द्विज होते हैं, तो द्विबार दंती। और तीसरी विशेषता आपको दांतों की ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वह आपको गर्दंती, द्विबार दंती और विषम दंती होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये 3 विशेषताएं हमें मनुष्य के दांतों की ध्यान रखनी है। अब सबसे पहली विशेषता हम देखेंगे गर्दंती। पहली विशेषता कौन सी है, गर्दंती है, उस बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी है, गर्दंती के बारे में। गर्दंती का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के अंदर दांत होते हैं, ये दांत होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, मसूड़ों के अंदर बने हुए सांचे होते हैं, उन सांचों में दबे हुए रहते हैं। तो पहली विशेषता आपको ध्यान रखना है गर्दंती। और गर्दंती में आपको ध्यान रखना है मनुष्य में दांत अस्थियों एवं मसूड़ों से बने सांचों में स्थित होते हैं, अस्थियों एवं मसूड़ों से बने सांचों में स्थित होते हैं, सांचों में मसूड़ों से निर्मित सांचों में स्थित होते हैं, निर्मित सांचों में स्थित होते हैं, सांचों में स्थित होते हैं। यह व्यवस्था क्या कहलाते हैं, स्थित होते हैं, यह व्यवस्था गर्दंती कहलाती है। या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं थीकोडोंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से थीकोडोंट या गर्दंती कहेंगे। तो दांत होते हैं वह दांत अस्थियों एवं मसूड़ों से निर्मित सांचों में स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, गर्दंती कहा जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ध्यान रखनी है वो कौन सी ध्यान रखनी है, द्विबार दंती, द्विबार दंती, या जिसे हम क्या कहेंगे, डाइफोडोंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से डाइफोडोंट या द्विबार दंती विशेषता होती हैं। इस विशेषता में आपको क्या ध्यान रखना है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, द्विज होते हैं। और 2 बार कौन कौन से दांत आते हैं, तो आप ध्यान देंगे जो प्रथम सेट होता है, प्रथम सेट को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम सेट होगा उस दांतों को अस्थायी दांत कहा जाता है या दूध के दांत कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अस्थायी दांत, या जिन्हें हम लैक्टियल टीथ या दूध के दांत कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है। दूध के दांत या लैक्टियल टीथ या अस्थायी दांत कहा जाता है। और दूसरी बार या द्वितीय सेट होता है, द्वितीय सेट होगा या दूसरी बार आने वाले सेट होता है
उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, स्थायी दांत कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 बार दांतों के आने के जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती या डाइफोडोंट कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे, मनुष्य के जीवन काल में दांत होते हैं वह 2 बार आते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, द्विबार दंती कहा जाता है। और 2 बार दांत आने के फलस्वरूप जो प्रथम दांतों का सेट होगा उसे हम अस्थायी दांत या दूध के दांत, जिनकी संख्या होती है वह 20 होती हैं, और दूसरी बार आने वाले दांतों की संख्या होती है जिन्हें स्थायी दांत कह देते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है द्विबार दंती के बारे में। तीसरी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, वह ध्यान रखनी है विषम दंती। तीसरी विशेषता आपको कौन सी ध्यान रखनी है, विषम दंती ध्यान रखनी है। तो थर्ड विशेषता कौन सी है, विषम दंती। यानी मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वह भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी सभी दांत होंगे वह समान प्रकार के नहीं होते हैं। तो मनुष्य के सभी दांत संरचना एवं कार्य में भिन्न होते हैं। मनुष्य में सभी दांत संरचना एवं कार्य में भिन्न होते हैं। संरचना एवं कार्य में भिन्न होते हैं और यह व्यवस्था क्या कहलाती है, विषम दंती कहलाती है, हेट्रोडोंट कहलाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम दंती कहा जाता है। तो मनुष्य में सभी दांत संरचना एवं कार्य में भिन्न होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, विषम दंती कहते हैं। अब मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे 4 प्रकार के दांत होते हैं वह पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं उस बारे में हम ध्यान रखना है। तो मनुष्य के अंदर जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं उनमें जो प्रथम प्रकार के दांत होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, कर्तनक कहेंगे। तो इस प्रकार प्रथम दांत होंगे जिसे हम कर्तनक या जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, इंसीजर कहा जाता है। तो प्रथम प्रकार के दांत होंगे जिन्हें क्या कहेंगे, कर्तनक या इंसीजर्स कहा जाता है। दूसरे प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, रदनक कहेंगे, या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैनाइन कहा जाता है। तो इस प्रकार से कैनाइन प्रकार के दांत होते हैं। तीसरे प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अग्रचवर्णक कहा जाता है। तो तीसरे प्रकार के दांत होंगे जिन्हें हम अग्रचवर्णक या प्रीमोलार कहा जाता है। तो अग्रचवर्णक या प्रीमोलार कहा जाता है। और चौथे प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, चवर्णक कहेंगे, या इसे हम क्या कहते हैं, मोलार दंत कहा जाता है। तो चवर्णक या कौन से दंत कहेंगे, मोलार दंत। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा में अग्रभाग में पाए जाने वाले दांतों को कर्तनक कहते हैं। तो मुख गुहा के अग्रभाग में पाए जाने वाले दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्तनक कहा जाता है या कर्तंक दांत कहा जाता है। ये दांत होते हैं, ये आपको जानना है, भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। भोजन को कुतरने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। तो भोजन को कुतरने का कार्य है वो, या काटने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, कर्तनक द्वारा। क से काटना या कुतरना, तो ये कार्य किसका हो जाएगा, कर्तनक या इंसीजर दांतों का होता है। इन दांतों की संख्या होती है वह ऊपरी जबड़े में अर्धांश में 2, दूसरे अर्धांश में 2, तो कुल कितने हो गए, 4। यानी प्रत्येक जबड़े में ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊपरी जबड़े में भी 4, तो निचले जबड़े में कितने होंगे, 4। प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, ये दांत होते हैं, ये 4 होते हैं। तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या होगी वह कितनी होगी, 4। यानी इस प्रकार से ऊपरी जबड़े में 2 इधर की साइड में, 2 इधर की साइड में, 4 हो गए। इस प्रकार से नीचे के जबड़े में 2 इधर की साइड के, 2 इधर की साइड के, तो इस प्रकार से 4 हो गए। तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन से दांत कर्तनक दांत होते हैं उस बारे में। दूसरे आपको ध्यान रखना है रदनक। और रदनक होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, तो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है। भोजन को चीरने का कार्य होता है, वह चीरने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, तो भोजन को चीरने का कार्य है वह इनके द्वारा किया जाता है।
तो इस प्रकार से भोजन को चीरने का कार्य होता है वह रदनक दांतों के द्वारा किया जाता है। और रदनक दांत होते हैं उसकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 2-2 होती है, यानी प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी, यानी 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में होते हैं। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होती है। ये रदनक दांत होते हैं, ये चीरने फाड़ने का कार्य करेंगे। तो बेसिक सी बात है कि चीरने फाड़ने का कार्य सबसे अधिक मांसाहारी प्राणियों के द्वारा होगा, तो ये दांत होते हैं रदनक व मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से रदनक दांत मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं। फिर उसके बाद में अगले दांत हमें ध्यान रखना है अग्रचर्वणक, और ये अग्रचर्वणक दांत होते हैं। यह दांत आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य करेंगे उसके बारे में ध्यान रखना, चबाने का कार्य। तो ये भोजन को चबाने का कार्य होता है, वह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार से भोजन को चबाना है वो कार्य किसका होता है, अग्रचर्वणक होता है। अग्रचर्वणक दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है वह आपको ध्यान रखना है प्रत्येक जबड़े के अंदर 2, यानी अर्धांश में तो दूसरे अर्धांश में 2, तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होगी, 4-4 होती है। तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 4-4 होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अग्रचर्वणक दांत होते हैं वह 10 से 12 वर्ष की आयु में आते हैं, प्रथम बार आते हैं, क्योंकि ये एक बार दंती के उदाहरण हैं। इस प्रकार के दांत हैं जो कि बालकों के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, शिशुओं में उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि ये दांत होते हैं वो 10 से 12 वर्ष की अवधि में आते हैं। इस कारण से अग्रचर्वणक दांत होंगे वो कैसे होंगे, एक बार दंती के। बाकी तो मनुष्य के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, जबकि ये 8 दांत होंगे और 2 4 होंगे वह चर्वणक दांत होंगे। वो कुल मिलाकर के 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि एक बार दंती के उदाहरण होंगे। बाकी वाले 20 दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। तो कर्तनक और रदनक दांत होंगे, ये तो किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है द्विबार दंती होंगे, जबकि अग्रचर्वणक दांत होते हैं ये एक बार दंती होते हैं। अर्थात ये जीवन काल में केवल एक ही बार आते हैं। और कब आते हैं, 10 से 12 वर्ष की आयु में ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है अग्रचर्वणक के बारे में। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना चर्वणक, इनका भी अगेन कार्य क्या होता है, भोजन को चबाने का कार्य होता है, वह इन दांतों के द्वारा किया जाता है। तो भोजन को चबाना है वह चर्वणक का कार्य होता है। और चर्वणक दांत होते हैं उनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 6 होती है। तो इस प्रकार से 3 आपको ध्यान रखना है, और एक अर्धांश में दूसरे अर्धांश में 3, इसी प्रकार से नीचे की ओर एक अर्धांश में 3 दूसरे अर्धांश में 3, तो कुल मिलाकर के दांत होंगे उनकी संख्या कितनी होती है, प्रत्येक जबड़े में 6 होती है, और कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 12 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, चर्वणक दांत के बारे में। और ये चर्वणक दांत होते हैं, यह चर्वणक दांत होंगे उसमें अंतिम जो चर्वणक दांत होता है वह दांत होता है वह 18 से 25 वर्ष की आयु में आता है। जनरली मनुष्यों के अंदर ये दांत अनुपस्थित होता है, नहीं आता है अंतिम चर्वणक दांत, और अंतिम चर्वणक नहीं आने से कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाती है। तो जनरली आप देखेंगे तो हमारे अंदर दांतों की संख्या कितनी देखी जाती है, 28, पर व्यवहारिक रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, 32 दांत होते हैं, क्योंकि अंतिम चर्वणक दांत या अंतिम मोलार दांत होता है उसके आने के बाद में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाती है। और उस अंतिम चर्वणक दांत होता है उसे हम अकल डार्ट भी कहते हैं, विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार होते हैं। अब उसके बाद में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, मनुष्य में 32 होती हैं। और दांतों की व्यवस्था को हम किससे लिखते हैं, दंत सूत्र से लिखा जाता है। तो देखिए दांतों की जो व्यवस्था होती है उसको हम किससे लिखते हैं, दंत सूत्र से लिखा जाता है। तो देखिए दांतों की व्यवस्था को किससे लिखा जाता है, दंत सूत्र से लिखा जाता है। तो मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ दांतों की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, दंत सूत्र से लिखा जाता है। और दंत सूत्र होता है वयस्क मनुष्य में, ध्यान दीजिए वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसमें वयस्क मनुष्य में आप देखेंगे तो इंसिजर्स की संख्या होती है वो ऊपरी जबड़े में कितनी, 2, यानी हम आधे अर्धांश में लिखते हैं, उसको 2 से गुणा कर लेते हैं। तो एक आधे अर्धांश के अंदर दांतों की संख्या यानी यहाँ से यहाँ तक की संख्या होगी, उसमें जो इंसिजर्स होगी उनकी संख्या कितनी होगी, ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में भी कितनी होगी, 2। इसी प्रकार से कैनाइन की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होगी, 1, निचले जबड़े में भी 1 होती है। फिर इसके बाद में प्री मोलार की संख्या होती है वो ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, 2, निचले जबड़े में भी कितनी होती है, 2। और उसके बाद में मोलार की संख्या होती है वह ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, 3, और निचले जबड़े में कितनी होती है,
3। इनको अब देखो हमने एक अर्धांश का लिख लिया, यानी ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2 कर्तंग, फिर रदनक ऊपरी जबड़े में 1, निचले जबड़े में 1। इसी प्रकार से अग्र चवर्णक ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2। फिर उसके बाद में हमने चवर्णक, और चवर्णक होते हैं ऊपरी जबड़े में 3, निचले जबड़े में 3। अब ये आधे दांत हो गए, अब उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमें कुल दांतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में, तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। देखो ये गणित आपको अपनी गणित नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको बायोलॉजी की गणित को लगाना है, जिससे आपको कुल दांतों की संख्या कितनी मिलेगी? 32 मिलती है। अर्थात आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं कि मनुष्य का दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 21, 23 होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मनुष्य के अंदर दांत होते हैं, उनका दंत सूत्र क्या होगा? 21, 23 × 2 होता है। यह हमें ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर दंत सूत्र होता है। तो मनुष्य में दांतों को जो व्यवस्था होती है उसको हम किससे लिखते हैं? दंत सूत्र से लिखते हैं, जो कि हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये था किसके बारे में? पहला भाग मुख एवं मुख गुहा, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि मुख होगा उसमें कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती हैं? 3 मुख्य संरचनाएं हमें ध्यान रखनी है, और इन तीनों की विशेषता भी हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में देखिए हम अगला भाग देखेंगे, और अगला भाग कौन सा होता है? तो ग्रसनी होगा।